हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य वरीयता की जो बहस है वो क्या है। वरीयता की बहस से अभिप्राय है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व से पहले हैं या फिर नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार से पहले हैं। ये एक बहस रही है और यही जो बहस है वो आगे चलकर न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य शक्ति संघर्ष का कारण बन जाती है और ये कारण 1973 तक बना रहता है। उसके बाद एक समाधान निकलता है और उसके बाद फिर पोजीशन आज तक वही बनी हुई है। तो पहले हमने अलग अलग वीडियो में आपको बताया है कि मूल अधिकार वो संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति को, नागरिकों को मिले हैं और वो समाज के विरुद्ध भी मिले हैं, राज्य के विरुद्ध भी मिले हैं, व्यक्ति के विरुद्ध भी मिले हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, समाज व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, राज्य व्यक्ति पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो एक तरह से वहाँ उदारवादी जो मॉडल है डेमोक्रेसी का, और उदारवादी मॉडल में नागरिकों के पास जो राइट होने चाहिए उनकी पैरवी मूल अधिकार के पार्ट में हुई है। और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के लिए, वो इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उनका जो चरित्र है, प्रकृति है, वो समाजवाद की है। उसमें जो संविधान है वो राज्य से उम्मीद करता है कि वो इस देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंदर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा और अगर उस ढांचे में कहीं ऐसा बदलाव करना ज़रूरी है जिससे कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, या पहले से समाज में की जो व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, इसमें कहीं ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी टेंडेंसी कहीं मौजूद है जिससे कि समाज में शोषण होता है किसी समूह विशेष का, या अन्याय होता है या अतार्किक है, तो राज्य उसके खिलाफ काम करेगा, उसको हटाने का, उसका उन्मूलन की कोशिश करेगा। तो ये इसका एक दोनों का जो बेसिक बातें हैं। अब दिक्कत यही हुई कि संविधान के इन दोनों भाग के भीतर ही एक दूसरे के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ दे दी गई हैं जो आगे चलकर विरोधाभास का कारण बनती है। और हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए थे और आज़ादी के मायने भी उनके लिए अलग अलग थे। और जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो भारत में जितने भी विचारधारा के जो भी लोग थे, चाहे वो दक्षिण पंथ में विश्वास करते हों, वामपंथी हो, मध्यमार्गी हों, किसानों के हितैषी हों, दलित हितैषी हों, मतलब सबको जगह मिली थी संविधान सभा के भीतर। और संविधान सभा का हर प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पारित हुआ था, यानी कि वो बहुमत नहीं था, सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से वो प्रस्ताव पारित हुआ था जो भी मामले आए। तो एक सर्वसम्मति या सबकी सहमति लेने के प्रयास में कुछ विरोधाभास संविधान के अंदर आ गए और उनका खामियाजा कहें या जो कि वो फिर बहुत जल्दी सामने भी आने लगी। आपने संविधान का भाग 3 कहता है कि व्यक्ति के अधिकारों में कोई उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और अगर उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो न्यायालय से अपने अधिकार को सुरक्षित करवाए। लेकिन भाग 4 में राज्य से
संविधान ये उम्मीद करता है कि वो इन बातों को अपनी जो पॉलिसी का हिस्सा बनाएगा, उसको लागू करेगा। मसलन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 ये कहता है कि राज्य की ये कोशिश होगी कि समाज के जो आर्थिक संसाधन हैं उसका अन्यायपूर्ण जो केंद्रण ना हो और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो। लेकिन अनुच्छेद 31 है वो संपत्ति का अधिकार देता था। अनुच्छेद 19 में भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि वो संपत्ति का अर्जन कर सकता है। तो इस तरह से और भी विरोधाभास आए, जैसे आप अनुच्छेद 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, लेकिन अनुच्छेद 25 है वो व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार चलने की इजाज़त देता है। तो अगर राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा तो किसी समुदाय विशेष के लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारी धर्म की स्वतंत्रता का, वो न्यायालय में चले जाएंगे। फिर ये मामला न्यायालय बनाम सरकार का, व्यवस्थापिका का बन जाता है। तो यही सब चला। तो इन्हीं तरह के विवादों के दौरान ही एक समय ऐसा आया कि जब जो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 में ही एक चंपकई दोइराजन वाद का मामला सामने आ गया। जो चंपकई दोइराजन वाद है उसमें कोई शिक्षा से संबंधित ये मामला था और अनुच्छेद 46 में एक राज्य से ये कहा गया है कि वो लोगों के लिए शिक्षा ऋण की व्यवस्था करेगा। लेकिन फिर अनुच्छेद जो 15 का 16 का हवाला देकर उसके ऊपर विरोध होता है। तो कुल मिला के बात ये होती कि चंपकई दोइराजन वाद में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि मूल अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्व से पहले है। नेहरू को लगा कि ये तो आगे भूमि सुधार कानून के लिए भी बाधा बनेंगे ये तो, क्योंकि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, क्योंकि उसे नीति निर्देशक तत्वों में उससे उम्मीद की गई है। लेकिन अगर भूस्वामियों की संपत्ति राज्य लेता है तो फिर वो अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो इसके लिए फिर एक 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो गया और उसमें एक नवी अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 31 में भी उसको जगह दी गई और ये कहा गया कि इस अनुसूची के अंतर्गत जो भी अधिनियम डालेंगे वो न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद शंकरी प्रसाद वाद आया, सज्जन सिंह वाद आया। इनमें न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया कि जो सरकार है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, हटा सकती है। तो यहाँ से तक तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। और हुआ ये कि जो मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना होता और सरकार को लगता है कि कोई मूल अधिकार की कोई भाषा आड़े आ रही है तो वो उसमें संशोधन कर देती। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। गोलकनाथ वाद मामला जो पंजाब से जुड़ा मामला था, इसमें भी कुछ भूमि के लेन देन से जुड़ा था। इस मामले में ये बहस की गई कि संविधान का अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें संशोधन विधि भी शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 13(2) में कहा गया था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 को सीमित करती हो, और फिर 13(3) में ये बताया गया कि विधि में क्या क्या बातें आएंगी। हालांकि उसमें संशोधन विधि शब्द तो नहीं था, लेकिन ये कहा गया कि संशोधन जो कानून अधिनियम है वो भी तो एक विधि है। तो लेकिन सरकार ये कहती है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की विधि है वो 13(3) में विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है।
लेकिन दूसरे लोगों का ये मानना है कि नहीं, विधि की परिभाषा में वो भी शामिल है, इसलिए संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को सीमित करती हो, हटाती घटाती हो। तो यहाँ से बहस शुरू हुई। गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अनुच्छेद 13(3) में जो विधि की परिभाषा है उसमें संशोधन विधि भी शामिल है, और संसद या केंद्र सरकार जो भी है वो कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती संविधान के भाग 3 या मूल अधिकारों में जो उनको कम करता हो, न्यून करता हो। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके लिए बहुत सी चुनौती आ गई क्योंकि वो एक समाजवादी मॉडल पर चल रही थी और उन्हें बहुत से बदलाव करने थे। इन कंडीशंस में उन्होंने न्यायपालिका से दो चार होने की स्थिति में आ गई। उन्हें प्रिवी पर्स भी समाप्त करने थे, उन्हें बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना था। तो गोलकनाथ वाद के डिसीजन को निष्प्रभ करने के लिए 1971 में जब इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आई तो उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया और उसमें ये लिखा कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। साथ ही ये भी कहा और एक अलग से अनुच्छेद जोड़ दिया गया 13(4) जिसमें ये कहा गया कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, और यही बात अनुच्छेद 368 में भी जोड़ दी गई जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। तो संसद ने संविधान संशोधन के जरिए अपनी सर्वोच्चता फिर काबिज कर ली। न्यायपालिका ने पहले अपनी जो परिभाषा में संसद का दायरा सीमित कर दिया था संशोधन का। इसी दौरान न्यायालय में फिर एक मामला जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिन केशवानंद भारती जी की अभी मृत्यु हुई, देहांत हुआ है। वो एक संत पीठ थे, उनकी अपनी उसकी कोई ज़मीन थी, उस महंत के आसपास जो थी उस ज़मीन का मामला था। तो हालांकि केशवानंद भारती तो हार गए थे उस केस में, उसमें फिर मामला यही आ गया कि भाई संसद ने तो अपना संशोधन कर लिया है 24वें संशोधन के जरिए कि वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे तो फिर व्यक्ति के मूल अधिकारों का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इस स्थिति में फिर एक 13 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ है वो बैठी और SM सीकरी साहब उस समय चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। ये 1972 में कैसे 71-72 में ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस पर कई बार जैसे उस पर सुनवाई हुई और उस समय 13 सदस्य ही सुप्रीम कोर्ट में, मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित ये सब जोड़ के जज थे, 12 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, 13 लोग ही थे। 13 के सभी की संवैधानिक पीठ बना दी। और इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहला डिसीजन था, इससे पहले जो गोलकनाथ वाद थे, उसमें 11 लोगों का वो संवैधानिक पीठ थी। अगर उस फैसले को खारिज करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ का निर्मित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संविधान सभा में 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। 7-6 के अंतर से बड़ा डिसीजन आया 24 अप्रैल 1973 को। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है जो भारत की संवैधानिक विकास में, और 24 अप्रैल का अपना ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि 1992-93 में जो नया पंचायती राज अधिनियम भी इसी दिन बनकर तैयार हुआ था। और एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी 24 अप्रैल को आता है। हालांकि वो अपने विषय से इतर बात है, लेकिन 24 अप्रैल का अपना एक खास महत्व है इस देश के लोकतंत्र में, संवैधानिक विकास में। तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है और उसमें ये कहता है कि
संसद या व्यवस्थापिका मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मूल अधिकार हो या दूसरा भाग हो, कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करती हो। मूल ढांचे को नष्ट करने से अभिप्राय है कि वो आधार स्तंभ जिन पर संविधान की बुनियाद है, जो आइडिया ऑफ इंडिया का निर्माण करते हैं, न्यायालय ने माना कि अगर मूल ढांचे को नष्ट किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि संसद संविधान का पुनर्लेखन करना चाहती है, और पुनर्लेखन का अधिकार संविधान सभा के पास होता है, संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा डिसीजन आया। फिर ये बात आई कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा है, तो ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास रखा। वो कहा कि वो अलग अलग मामलों में समय के साथ ये बताता जाएगा कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा हिस्सा है। समय के साथ बहुत सी बातों को संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत की जो पंथनिरपेक्षता है, संसदीय व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, विधि का शासन है, समानता का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, और नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में परस्पर पूरकता का रिश्ता है। ये सब बातें करीब 22 के करीब बातें हैं जो इसमें शामिल होती हैं, जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत। तो यहाँ लास्ट में फिर निचोड़ यही निकल कर आता है कि आपसे पूछा जाता है कि भाई जो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में कौन सा प्राथमिक है, तो फिर आपकी यही बात निकल आएगी सामने कि इनमें रिश्ता है वो परस्पर पूरकता का है। ये पूरकता का मतलब होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर मिलकर एक समग्रता का निर्माण करते हैं, और वो समग्रता है मानवाधिकार। जैसे हमने पहले भी आपको ये बताया था कि जो मानवाधिकार की व्यापक जो अवधारणा है, विचार है, या उसका जो रोड मैप है, उसको लागू करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है। हर राज्य की अपनी कैपेसिटी होती है, हर देश की अपनी कैपेसिटी होती है। इसलिए उसके पास जितने संसाधन होते हैं और जितने मानवाधिकार को वो गारंटी के रूप में दे सकता है, उनको वो मूल अधिकार का हिस्सा बनाता है, और जिन्हें ये लगता है कि वो आने वाले वक्त में देगा, उनको वो नीति निदेशक तत्वों यानी कि राज्य की इच्छा पर छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकार ही व्यक्ति के विकास के लिए अहम हैं। वो तो महत्वपूर्ण हैं ही हैं, लेकिन संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्व में जो बातें कही गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, वो भी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, उसकी सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए, या समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए बहुत अहम है। एक सभ्य समाज के निर्माण में, एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्व दोनों का क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया। तो आज बेसिक रूप से यही रिश्ता है, और समय के साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका या व्यवस्थापिका ने अपने आप को समझा, अपनी सीमाओं को समझा, और इसीलिए संविधान आज तक अच्छे से काम कर पा रहा है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम किसी नए बिंदु के साथ आपसे बात करते हैं।